रघुनाथ की वो हवेली, जिनकी दीवारें 100 साल पुरानी थी, आज भी उतनी ही रौबदार खड़ी थी जितनी तब थी जब ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने इसे बनवाया था। उसी हवेली के एक कमरे में बैठी अनोखी अपने पापा राजेश्वर सिंह के सामने आंसुओं से तरबतर आंखें लिए खड़ी थी। पापा, मैं वीर प्रताप से शादी नहीं करना चाहती। मैं उसे जानती तक नहीं। आप कैसे मेरी पूरी जिंदगी का फैसला किसी अजनबी के हाथों में सौंप सकते हैं? राजेश्वर सिंह ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर सालों का बोझ साफ झलक रहा था। अनोखी, यह रिश्ता तुम्हारी दादी ने तय किया था। ठाकुर परिवार से हमारी दोस्ती 3 पीढ़ियों पुरानी है। यह सगाई तोड़ने का मतलब है हमारी इज्जत मिट्टी में मिलना। तुम वीर प्रताप को नहीं जानती, यह सच है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह एक इज्जतदार आदमी है। वह तुम्हें कभी दुखी नहीं करेगा। पापा, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। यह शब्द अनोखी के मुंह से निकल तो गए, पर निकलते ही उसे एहसास हुआ कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजेश्वर सिंह की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों एक साथ उभर आए। किससे? रोहन से पापा। वो मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पापा। प्लीज आप एक बार उससे मिल लीजिए। राजेश्वर सिंह ने कुछ पल सोचा, फिर बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज पर काबू पाते हुए बोले, ठीक है, मैं उससे मिलूंगा। बुलाओ उसे कल हवेली में। अनोखी की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक उठी। उसे यकीन था कि रोहन उसके पापा का दिल जीत लेगा। अगले दिन जब रोहन हवेली आया, राजेश्वर सिंह ने उसे अलग कमरे में बुलाकर बात की। किसी को नहीं पता था कि उस कमरे के अंदर क्या हुआ था, लेकिन शाम होते होते रोहन का फोन बंद हो गया और वह हमेशा के लिए शहर छोड़कर चला गया। अनोखी को यह जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि उसके पापा ने रोहन को पैसे देकर उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया था। जब उसने रोहन को आखिरी बार कॉल किया तो उसकी आवाज बिल्कुल बदली हुई थी। अनोखी, मुझसे यह गलती हो गई कि मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया। सच तो यह है कि मुझे तुम्हारी दौलत अच्छी लगती थी, तुम नहीं। अब तुम्हारे पापा ने मुझे इतने पैसे दे दिए हैं कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। अलविदा। फोन कट गया और अनोखी का दिल टूटकर बिखर गया। रात को जब राजेश्वर सिंह उसके कमरे में आए तो उन्होंने अपने मोबाइल में वह वीडियो दिखाया जिसमें रोहन ने खुद कबूल किया था कि उसे अनोखी से कभी सच्चा प्यार नहीं था। बेटा, मैं जानता था कि यह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए मैंने उसकी असलियत तुम्हारे सामने लाने का फैसला किया। अनोखी अपने पापा के सीने से लगकर फूट फूट कर रोई। उसका दिल टूटा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी थी कि सच्चाई सामने आ गई। पापा, अब आप जो चाहे फैसला कर लीजिए, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं बची। राजेश्वर सिंह ने उसके सिर पर हाथ रखा। मैं वादा करता हूँ बेटा, वीर प्रताप तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। वो उस लड़के जैसा नहीं है। लेकिन अनोखी के दिल में डर बैठ चुका था। मोहब्बत के नाम पर एक बार धोखा खाकर अब वह किसी और पर भरोसा करने से डरने लगी थी, चाहे वह उसका मंगेतर ही क्यों ना हो। उस रात अनोखी को नींद नहीं आई। वह अपनी बालकनी में खड़ी आधी रात के आसमान को देखती रही। उसकी माँ सुनैना देवी, जो कई साल पहले एक हादसे में गुजर चुकी थी, अक्सर उसे कहा करती थी, बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत है खुद पर और अपनों पर भरोसा। यह दोनों टूट जाए तो इंसान भीतर से खोखला हो जाता है। आज वही शब्द अनोखी के कानों में गूंज रहे थे। उसे याद आया कि कैसे बचपन में जब भी वह किसी बात से डरती, उसकी माँ उसे गले लगाकर कहती, डर कर भागना कमजोरी नहीं है बेटा, लेकिन डर के सामने डट कर खड़े होना ही असली हिम्मत है। आज पहली बार अनोखी को समझ आया कि शायद उसकी माँ यह बात किसी और मौके के लिए ही कही होगी, एक ऐसे मौके के लिए जब उसे किसी अनजान जिंदगी में कदम रखना होगा।
सुबह जब वह नीचे आई, उसकी सौतेली माँ कमला देवी, जो उसके पापा की दूसरी शादी से आई थी, रसोई में व्यस्त थी। कमला देवी का व्यवहार हमेशा से अनोखी के प्रति सामान्य रहा था, न बहुत प्यार न बहुत नफरत, बस एक दूरी जो शायद खून के रिश्ते की कमी से पैदा हुई थी। अनोखी, तुम्हारे पापा ने बताया कि शादी की तारीख पक्की हो गई। तैयारी में कुछ मदद चाहिए तो बताना। कमला देवी ने बिना नजर उठाए कहा। जी ठीक है। अनोखी का जवाब छोटा था। उसे पता था कि कमला देवी और उनकी बेटी कावेरी दोनों इस घर में उनके साथ ही रहती थी, लेकिन कावेरी के विपरीत कमला देवी कभी भी सच में उसकी तरफ नहीं झुकी। वह हमेशा अपनी बेटी कावेरी की भलाई को पहले रखती, भले ही ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखे। 3 दिन बाद शादी की तारीख तय हो गई। हवेली में तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन अनोखी का दिल कहीं और था। वह खिड़की के पास बैठी बाहर के आसमान को देख रही थी जब उसकी छोटी बहन कावेरी कमरे में दाखिल हुई। दीदी, आप इतनी उदास क्यों हैं? आपकी शादी हो रही है, और वो भी ठाकुर वीर प्रताप सिंह से। पूरे शहर की लड़कियां उनके नाम पर मरती हैं। अनोखी ने एक फीकी मुस्कान दी। कावेरी, तुम नहीं समझोगी। मोहब्बत में धोखा खाने के बाद किसी अजनबी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बांधना कितना डरावना होता है। कावेरी उसके पास बैठ गई और उसका हाथ थाम लिया। दीदी, हो सकता है यह डर बेवजह हो। हर कोई रोहन जैसा नहीं होता। शायद वीर प्रताप जी सच में आपके लिए अच्छे साबित हो। अनोखी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में सिर्फ अनिश्चितता थी। शादी से एक दिन पहले मेहंदी की रस्म के दौरान अनोखी की सहेलियां उसे छेड़ रही थी। अनोखी, तू तो किस्मत वाली है। ठाकुर वीर प्रताप सिंह जैसा रईस और खूबसूरत आदमी हर किसी को नहीं मिलता। अनोखी बस हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन उसका दिल कहीं और था। मेहंदी वाली बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बिटिया, हाथों पर मेहंदी जितनी गहरी रचेगी, पति का प्यार उतना ही गहरा होगा, ऐसा कहते हैं बड़े बुजुर्ग। यह सुनकर अनोखी की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने जल्दी से अपने आंसू छुपा लिए। रात को जब सब सो गए, अनोखी अपने पापा के कमरे में गई। राजेश्वर सिंह अभी भी जागे हुए थे, हाथ में एक पुरानी तस्वीर लिए बैठे थे, अनोखी की माँ की तस्वीर। पापा, आप अभी तक जागे हैं? राजेश्वर सिंह ने तस्वीर एक तरफ रख दी। बेटा, तुम्हारी माँ होती तो आज बहुत खुश होती। उसे हमेशा से यह ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से हो। अनोखी उनके पास बैठ गई। पापा, क्या आपको यकीन है कि यह फैसला सही है? राजेश्वर सिंह ने उसका हाथ थामा। बेटा, दुनिया में कोई भी फैसला 100% सही या गलत नहीं होता। हम बस अपनी समझ और अपने अनुभव के आधार पर सबसे बेहतर रास्ता चुनते हैं। मुझे विश्वास है कि यह रास्ता तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा, और अगर कभी कुछ गलत हुआ तो याद रखना, यह घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। यह सुनकर अनोखी को थोड़ी राहत मिली। उसने अपने पापा के कंधे पर सिर रखा और दोनों देर रात तक वहीं बैठे रहे, बिना कुछ और कहे। शादी की रात हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। शहनाइयों की धुन हवा में गूंज रही थी। अनोखी लाल जोड़े में सजी हुई मंडप की ओर बढ़ रही थी जब उसकी नजर पहली बार वीर प्रताप सिंह पर पड़ी। लंबा कद, गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श और आंखों में एक अजीब सी गंभीरता। वह किसी राजा से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक ठंडापन था, जैसे वह भी इस शादी से खुश नहीं हो। फेरों के दौरान दोनों की नजरें एक बार मिली। अनोखी ने वहां कुछ खोजने की कोशिश की, शायद प्यार, शायद अपनापन, लेकिन वीर प्रताप की आंखों में सिर्फ एक अनकहा राज छिपा हुआ लग रहा था। रस्में पूरी होने के बाद जब अनोखी अपने मायके से विदा हुई, उसका दिल भारी था। एक अजनबी घर, एक अजनबी आदमी
और एक अनजान भविष्य, यही अब उसकी जिंदगी थी। हवेली की गाड़ी में बैठे हुए वीर प्रताप ने पहली बार उससे बात की। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी थकान भी थी। मिस्टर राजेश्वर सिंह की बेटी, मुझे उम्मीद है तुम समझती हो कि यह शादी सिर्फ दो परिवारों के वादे को निभाने के लिए हो रही है। मुझसे प्यार मोहब्बत की उम्मीद मत रखना। अनोखी को यह सुनकर धक्का तो लगा, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी मिली। कम से कम वह झूठे वादे तो नहीं कर रहा था। मुझे भी किसी से कोई उम्मीद नहीं है ठाकुर साहब। बस मुझे इतना यकीन दिला दीजिए कि आप कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। वीर प्रताप ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए हैरानी झलकी, फिर वह वापस खिड़की से बाहर देखने लगा। धोखा देना मेरी फितरत में नहीं है, लेकिन प्यार का दिखावा करना भी मुझे नहीं आता। गाड़ी हवेली की ओर बढ़ती रही और दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी पसर गई। हवेली की चौखट पार करते ही अनोखी का सामना ठाकुर परिवार की बड़ी संख्या से हुआ। सबसे आगे खड़ी थी वीर प्रताप की माँ यशोदा देवी। रौबदार चेहरा, सख्त आंखें और हर हरकत में एक अनुशासन। उनके बगल में खड़ी थी वीर प्रताप की चचेरी बहन दिव्या, जिसकी मुस्कान में अनोखी को शुरू से ही कुछ खटक रहा था। आओ बहू, गृह प्रवेश करो, यशोदा देवी ने कलश उसके पैरों के पास रखते हुए कहा। रस्में पूरी हुई, आरती उतरी, लेकिन अनोखी को हर पल यह एहसास होता रहा कि वह किसी अजनबी दुनिया में कदम रख रही है। रात को जब वह अपने नए कमरे में पहुंची, वीर प्रताप पहले से वहां मौजूद था। खिड़की के पास खड़ा बाहर के अंधेरे को घूर रहा था। आप सोए नहीं? अनोखी ने हिचकिचाते हुए पूछा। मुझे नींद कम आती है, उसका जवाब छोटा और रूखा था। अनोखी बिस्तर के कोने में बैठ गई। कमरे में एक अजीब सी घुटन थी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, ठाकुर साहब, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इस शादी से इतने नाराज क्यों हैं? क्या आप भी किसी और से प्यार करते थे? वीर प्रताप ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए दर्द की एक परछाई तैरी, फिर वह गायब हो गई। यह सवाल मत पूछो अनोखी, कुछ बातें दफन रहे तो बेहतर है। यह पहली बार था जब उसने उसका नाम लिया था। अनोखी के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन एक बात साफ कर दूं, मैं भी इस शादी में मजबूरी से आई हूँ। मुझे भी किसी और से प्यार हुआ था, जिसने मुझे धोखा दिया, तो हम दोनों ही यहाँ किसी अनकही मजबूरी से बंधे हैं। शायद यही एक चीज है जो हमें जोड़ सकती है, समझ। वीर प्रताप कुछ देर खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, समझ, शायद यही वो चीज है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया, अनोखी को अकेला छोड़कर। अगली सुबह अनोखी रसोई में पहुंची, जहां यशोदा देवी पहले से मौजूद थी। बहू, हमारे घर में बहुत सारी परंपराएं हैं। सुबह 4 बजे उठना, पूजा करना, फिर सबके लिए नाश्ता बनाना, यह सब तुम्हें सीखना होगा। अनोखी ने सिर हिलाया और चुपचाप काम में लग गई। दिव्या रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर मुस्कुराते हुए यह सब देख रही थी। भाभी जी, आपको तो लगता है शहर की जिंदगी की आदत थी। यहाँ हवेली में सब कुछ अलग है, खासकर वीर भैया को खुश करना। यह तो सबसे मुश्किल काम है। उसकी आवाज में एक चुभन थी। क्या मतलब है तुम्हारा? अनोखी ने पूछा। दिव्या ने अपने बाल पीछे झटकते हुए कहा, कुछ नहीं भाभी, बस इतना कि वीर भैया किसी को भी अपने दिल के करीब नहीं आने देते। उनकी जिंदगी में एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि उन्होंने प्यार के नाम पर भरोसा करना ही छोड़ दिया। यह कहकर वह मुस्कुराती हुई वहां से चली गई, अनोखी के मन में एक सवाल छोड़कर। दोपहर में अनोखी हवेली के बगीचे में टहल रही थी जब उसे नौकरानी सुमित्रा मिली।
जो सालों से हवेली में काम कर रही थी। माँ जी, आप ठीक तो हैं? सुमित्रा ने पूछा। सुमित्रा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वीर प्रताप जी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वह इतने बदल गए? सुमित्रा ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, माँ जी, यह बात मैं आपको नहीं बता सकती। यह छोटे साहब का निजी दर्द है। बस इतना कह सकती हूँ कि 3 साल पहले उनकी जिंदगी में एक तूफान आया था जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। तब से वह किसी पर भरोसा नहीं करते, खासकर किसी औरत पर। यह सुनकर अनोखी का दिल भारी हो गया। उसने महसूस किया कि वीर प्रताप की शक्ति के पीछे कोई गहरा जख्म छिपा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसका अपना जख्म था। शायद वह सोचने लगी, वो दोनों टूटे हुए दिलों की एक अजीब जोड़ी बन गए हैं। रात को खाने की मेज पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। वीर प्रताप के पिता ठाकुर देवेंद्र प्रताप सिंह, जो अब तक चुप थे, अचानक बोले, बहू, कल शहर में हमारे व्यापार से जुड़ी एक बड़ी मीटिंग है। वीर, तुम्हें और अनोखी को साथ जाना होगा। परिवार की परंपरा है कि नई बहू पहली बार बाहर वीर के साथ ही जाए। वीर प्रताप ने कोई ऐतराज नहीं जताया, बस सिर हिला दिया। लेकिन अनोखी की नजर दिव्या पर पड़ी, जिसके चेहरे पर एक पल के लिए गुस्से की परछाई तैर गई थी। खाने के बाद अनोखी अपने कमरे की ओर जा रही थी जब रास्ते में उसे हवेली की पुरानी लाइब्रेरी दिखी। दरवाजा हल्का खुला था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। उत्सुकतावश उसने अंदर झांका। वीर प्रताप वहां किताबों के बीच बैठा कुछ पढ़ रहा था। यह पहली बार था जब उसने उसे इतना सहज देखा था। आप यहाँ? अनोखी ने धीरे से पूछा। वीर प्रताप ने किताब से नजर उठाई। यह मेरी पसंदीदा जगह है। जब भी मन भारी होता है यहाँ आ जाता हूँ। यह लाइब्रेरी मेरे दादाजी ने बनवाई थी। बचपन में मैं यहाँ घंटों बैठा रहता था। अनोखी ने धीरे से अंदर कदम रखा। शेल्फों पर हजारों किताबें करीने से सजी थी। यह तो बहुत खूबसूरत जगह है। तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है? वीर प्रताप ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की जिज्ञासा थी। बहुत, खासकर कहानियां जिनमें इंसानी रिश्तों की उलझने हो, अनोखी ने मुस्कुराते हुए कहा। वीर प्रताप ने पहली बार उसे एक किताब की सिफारिश की, मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास। यह पढ़ना, शायद तुम्हें पसंद आए। यह एक छोटा सा पल था, लेकिन इसमें एक नई शुरुआत की झलक थी। 2 अजनबियों के बीच पहला सेतु जो किताबों की दुनिया से होकर गुजर रहा था। अगली सुबह अनोखी और वीर प्रताप शहर के लिए रवाना हुए। गाड़ी में लंबी खामोशी छाई रही, जब तक कि अनोखी ने हिम्मत करके पूछा नहीं, यह मीटिंग किस बारे में है? हमारी कपड़ा मिल का सौदा एक बड़ी कंपनी के साथ हो रहा है। अगर यह डील पक्की हो गई तो हमारे परिवार का कारोबार दुगना हो जाएगा। वीर प्रताप ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया। मीटिंग एक बड़े होटल में हुई। वहां मौजूद थी कंपनी की मालकिन, एक खूबसूरत आत्मविश्वास से भरी महिला जिसका नाम था रिया कपूर। जैसे ही रिया ने वीर प्रताप को देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। वीर, कितने सालों बाद? उसने आगे बढ़कर हाथ मिलाया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही कहानी लिखी थी। वीर प्रताप के चेहरे का रंग एक पल के लिए बदला, फिर वह सामान्य हो गया। रिया, यह मेरी पत्नी अनोखी है। रिया ने अनोखी की ओर देखा, ऊपर से नीचे तक, फिर मुस्कुराते हुए बोली, बहुत खूबसूरत हो तुम। वीर की पसंद हमेशा से अच्छी रही है। यह कहते हुए उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जो अनोखी को असहज कर गया। मीटिंग के दौरान अनोखी ने देखा कि रिया बार बार वीर प्रताप से पुरानी यादों की बात कर रही थी। कॉलेज के दिन, साथ बिताए पल। वीर प्रताप के चेहरे पर हर बार एक अजीब सी बेचैनी उभर आती। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वे दोनों गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे, अनोखी ने पूछ ही लिया, रिया कौन है?
आप दोनों के बीच जो बातें हो रही थी वो सिर्फ पुराने दोस्तों की तरह नहीं लग रही थी। वीर प्रताप रुक गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों उभर आए। यह मेरा निजी मामला है अनोखी, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। मैं आपकी पत्नी हूँ वीर प्रताप जी। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी बात है जो मुझे प्रभावित कर सकती है तो मुझे जानने का हक है। वीर प्रताप ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, रिया वो लड़की है जिससे मैं 3 साल पहले शादी करने वाला था, लेकिन एन शादी से 1 हफ्ते पहले उसने मुझे छोड़कर किसी बड़े व्यापारी के बेटे से शादी कर ली, सिर्फ पैसे और शोहरत के लिए। उस दिन के बाद मैंने कसम खाई कि किसी औरत पर दोबारा भरोसा नहीं करूंगा। अनोखी को अब सब कुछ समझ आने लगा। वीर प्रताप की सख्ती, उसकी ठंडी नजरें, उसका हर किसी से दूरी बनाए रखना, उसका दिल उसके लिए दर्द से भर गया। मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था, उसने धीरे से कहा। वीर प्रताप ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी में बैठ गया। पूरे रास्ते दोनों खामोश रहे, लेकिन इस खामोशी में अब पहले जैसी ठंडक नहीं थी, बल्कि एक अनकही समझ पनपने लगी थी। हवेली पहुंचने पर उन्हें पता चला कि दिव्या ने सबके सामने यह बात फैला दी थी कि अनोखी ने मीटिंग में एक अजनबी आदमी से बहुत खुलकर बात की थी और वीर प्रताप को नजरअंदाज किया था। यशोदा देवी इस बात से बेहद नाराज थी। बहू, हमारी हवेली की एक इज्जत है, शादी को अभी हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम बाहर जाकर ऐसी हरकतें करती हो। अनोखी हैरान रह गई। माँ जी, यह सरासर झूठ है, मैंने किसी अजनबी आदमी से बात तक नहीं की। लेकिन दिव्या ने बड़ी सफाई से पहले ही कुछ नौकरों को अपने पक्ष में कर लिया था जो झूठी गवाही देने को तैयार थे। यशोदा देवी का गुस्सा और बढ़ गया। वीर प्रताप चुपचाप यह सब देख रहा था। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ, मैं वहाँ मौजूद था, अनोखी ने ऐसा कुछ नहीं किया, यह सब झूठ है। यशोदा देवी हैरान रह गई अपने बेटे को इस तरह किसी और के पक्ष में बोलते देखकर, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। रात को जब अनोखी अपने कमरे में पहुंची, उसका मन भारी था। वीर प्रताप कमरे में दाखिल हुआ और बिना कुछ कहे उसके सामने खड़ा हो गया। थैंक यू, आपने मेरा साथ दिया, अनोखी ने धीरे से कहा। मैंने वही कहा जो सच था, इसमें थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। वीर प्रताप का जवाब हमेशा की तरह रूखा था, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसी ठंडक नहीं थी। अनोखी को एहसास हुआ कि दिव्या की नजरों में उसके लिए कोई अच्छा भाव नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दिव्या उसे नुकसान पहुंचाने पर क्यों तुली हुई है। अगली सुबह अनोखी जल्दी उठकर बगीचे में टहलने निकली। ठंडी हवा में उसका मन कुछ शांत हुआ। वहां उसे कावेरी का फोन आया, जो हवेली में उसका हालचाल जानने के लिए बेताब थी। दीदी, आप ठीक हो ना? आपकी आवाज कुछ उदास लग रही है। अनोखी ने एक गहरी सांस ली। कावेरी, यह घर, यहाँ सब कुछ इतना अलग है। यहाँ हर किसी की अपनी चालें हैं, अपने राज हैं। मुझे समझ नहीं आता किस पर भरोसा करूं। वीर प्रताप जी कैसे हैं आपके साथ? कावेरी ने पूछा। अनोखी कुछ पल सोच में पड़ गई। पता नहीं कावेरी, कभी लगता है वह बहुत सख्त और ठंडे हैं, कभी लगता है उनके अंदर कोई गहरा दर्द छिपा है जिसे वह किसी को नहीं दिखाना चाहते। मुझे लगता है धीरे धीरे मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ। बस दीदी, अपना ख्याल रखिए और अगर कभी कोई परेशानी हो तो मुझे तुरंत बताइए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। यह छोटी सी बातचीत अनोखी के लिए बहुत सुकून भरी थी। अपने घर से इतनी दूर इस अजनबी हवेली में कावेरी की आवाज उसे अपनेपन का एहसास दिलाती थी। उसी दिन शाम को वीर प्रताप ने पहली बार खुद अनोखी से बात करने की पहल की। वह हवेली की छत पर बैठा था जब उसने अनोखी को बगीचे में अकेले टहलते देखा।
उसने उसे ऊपर बुलाया। यहाँ आकर बैठो, शाम का यह वक्त बहुत सुकून देने वाला होता है, उसने कहा। अनोखी हैरान थी, लेकिन चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गई। दोनों कुछ देर खामोशी से डूबते सूरज को देखने लगे। मुझे माफ करना अगर मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सख्त रहा हूँ, वीर प्रताप ने अचानक कहा। मैं जानता हूँ यह तुम्हारी भी गलती नहीं है कि हमारी शादी इस तरह हुई। तुम भी उतनी ही मजबूर थी जितना मैं। अनोखी को यह सुनकर हैरानी हुई। मुझे भी लगता है वीर प्रताप जी कि हम दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका देना चाहिए। शायद वक्त के साथ चीजें बेहतर हो जाए। वीर प्रताप ने पहली बार उसकी ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई ठंडापन नहीं था। यह छोटा सा पल दोनों के दिलों के बीच पहली दरार को भरने का इशारा था। दिन बीतते गए और अनोखी धीरे धीरे हवेली के रीति रिवाजों में ढलने लगी। वीर प्रताप और उसके बीच अभी भी बहुत दूरी थी, लेकिन उस दूरी में अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी। कभी कभी वह उसकी परवाह में छोटी छोटी बातें कर देता, जैसे उसे याद दिलाना कि बारिश में छाता ले जाए या सर्दी में उसके कमरे में हीटर जलवा देना। ये इशारे छोटे थे, लेकिन अनोखी के दिल को छू जाते। एक दिन अनोखी बगीचे में बैठी किताब पढ़ रही थी, जब उसने दिव्या को नौकर रामू के साथ फोन पर बातें करते हुए सुना। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। रामू, तुमने वो काम किया कि नहीं? अगर अनोखी वीर की जिंदगी में ज्यादा दिन टिक गई तो मेरी सारी योजना बर्बाद हो जाएगी। मुझे किसी भी हाल में वीर के दिल से उसे निकालना है। अनोखी का दिल धक से रह गया। उसने किताब के पीछे से खुद को छुपाकर पूरी बात सुनी। दिव्या आगे बोली, मैं बचपन से वीर से प्यार करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि हम चचेरे भाई बहन हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम साथ नहीं रह सकते। परिवार में ऐसी शादियां पहले भी हुई है, बस मुझे इस अनोखी को यहाँ से भगाना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अनोखी को समझ आ गया कि उसके खिलाफ फैलाई गई झूठी बातें सब कुछ दिव्या की साजिश थी, लेकिन उसने फौरन किसी को कुछ बताने का फैसला नहीं किया। उसे डर था कि बिना सबूत के कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। उस रात उसने वीर प्रताप को यह बात बताने की सोची, लेकिन जब वह उसके कमरे में पहुंची, वीर प्रताप बहुत परेशान नजर आ रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, रिया के साथ की तस्वीर। क्या हुआ? अनोखी ने पूछा। वीर प्रताप ने एक तस्वीर रख दी। कुछ नहीं, बस पुरानी यादें हैं जो कभी कभी वापस आ जाती है। अनोखी उसके पास बैठ गई। वीर प्रताप जी, मुझे पता है दर्द को भुलाना आसान नहीं होता, लेकिन हर बीता हुआ पल आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। रिया ने आपको धोखा दिया, यह सच है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया की हर औरत वैसी ही हो। वीर प्रताप ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ नरमी आई। तुम बहुत अलग हो अनोखी। मैंने सोचा नहीं था कि कोई मुझे इतनी आसानी से समझ सकता है। यह पहली बार था जब उसने उसकी तारीफ की थी। अनोखी के दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने दिव्या की बात बताने का इशारा किया, लेकिन ठीक उसी वक्त कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। बाहर सुमित्रा खड़ी थी। छोटे साहब, बड़े साहब आपको तुरंत बुला रहे हैं, कोई जरूरी बात है। वीर प्रताप उठकर चला गया और अनोखी अपनी बात कहने का मौका खो बैठी। अगले दिन दिव्या ने एक और चाल चली। उसने अनोखी के कमरे से चुपके से उसका एक पुराना गहना, जो उसकी दादी की निशानी थी, चुरा लिया और उसे यशोदा देवी के कमरे में छुपा दिया। फिर उसने खुद ही यशोदा देवी से शिकायत कर दी कि उसे शक है कि नई बहू घर की चीजें चुरा रही है। जब तलाशी हुई और गहना यशोदा देवी के कमरे से मिला, पूरा घर हैरान रह गया। यशोदा देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बहू, यह क्या है?
तुमने मेरे कमरे से मेरी अपनी चीजें चुराने की हिम्मत कैसे की? अनोखी आवक रह गई। माँ जी, मैंने कुछ नहीं चुराया। मुझे नहीं पता यह गहना आपके कमरे में कैसे पहुंचा। झूठ मत बोलो, नौकरों ने तुम्हें उस तरफ जाते देखा है। दिव्या ने पीछे से कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो सिर्फ अनोखी ने पकड़ी। उसी वक्त वीर प्रताप वहां पहुंचा। पूरी बात सुनकर उसने शांति से कहा, माँ, इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज चेक करवाते हैं। अगर अनोखी सच में दोषी है तो मैं खुद उसे सजा दूंगा, लेकिन बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि दिव्या ही थी जो रात के वक्त अनोखी के कमरे से निकलकर यशोदा देवी के कमरे की ओर गई थी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। यशोदा देवी ने अपनी भतीजी की ओर गुस्से से देखा। दिव्या, यह तुमने क्यों किया? दिव्या का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने खुद को जल्दी से संभाला। बुआ जी, मुझे लगा शायद कोई और चोर घर में घुसा हो और मैं बस चेक करने गई थी। उसका बहाना बेहद कमजोर था, लेकिन यशोदा देवी ने उस वक्त बात को वहीं दबा दिया क्योंकि दिव्या उनके महरूम भाई की बेटी थी। लेकिन वीर प्रताप की नजरें दिव्या पर टिकी रही, जिसमें अब शक और सवाल दोनों साफ झलक रहे थे। उस रात वीर प्रताप अनोखी के कमरे में आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। अनोखी, मुझे माफ करना कि तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। मुझे शक तो पहले भी था कि दिव्या कुछ खिचड़ी पका रही है, लेकिन आज सबूत मिल गया। आपने मेरा साथ दिया, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अनोखी ने धीरे से कहा, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वह किसी का भी हो। वीर प्रताप ने खिड़की के पास खड़े होकर कहा, मेरी जिंदगी में एक बार झूठ ने मुझे तबाह किया था। अब मैं किसी को भी सच को दबाने नहीं दूंगा, खासकर उसे नहीं जिसने मेरे घर में इतनी बेइज्जती सही। अनोखी उसके पास आई। वीर प्रताप जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दिव्या का असल मकसद क्या है? उसकी बातों में, उसकी नजरों में एक अजीब सी नफरत है जो मुझे समझ नहीं आती। वीर प्रताप ने एक गहरी सांस ली। दिव्या बचपन से ही इस घर में रही है। उसके पापा यानी मेरे मामा बहुत पहले गुजर गए थे और तब से मेरी माँ ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। शायद इसी करीबी ने उसके मन में कुछ गलत उम्मीदें पैदा कर दी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह जो कह रही है वह सही है। मुझे उससे कोई नाराजगी नहीं, बस डर है कि वह आगे भी कुछ न कुछ करती रहेगी। अनोखी ने चिंतित स्वर में कहा, जब तक मैं हूँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। वीर प्रताप ने दृढ़ता से कहा, और यह पहली बार था जब उसने अनोखी को इस तरह भरोसा दिलाया था। अनोखी के दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। यह एहसास कि शायद धीरे धीरे ही सही वह इस अजनबी आदमी की जिंदगी में अपनी जगह बना रही थी। उस घटना के बाद हवेली का माहौल थोड़ा बदल गया। यशोदा देवी अब अनोखी के प्रति नरम पड़ गई थी। हालांकि उन्होंने कभी खुले तौर पर माफी नहीं मांगी, यह उनके स्वभाव में नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में अब अनोखी के लिए एक अलग तरह की इज्जत थी। वीर प्रताप और अनोखी के बीच भी अब पहले से ज्यादा बातचीत होने लगी थी। एक शाम जब पूरा परिवार बाहर किसी शादी में गया हुआ था, दोनों हवेली की छत पर बैठे थे। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। वीर प्रताप जी, अनोखी ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो। क्या आपको लगता है कि हम कभी सच में एक दूसरे को अपना पाएंगे, या यह शादी सिर्फ एक समझौता ही रहेगी? वीर प्रताप कुछ देर खामोश रहा, आसमान की ओर देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे नहीं पता अनोखी, मैंने खुद को इतना बंद कर लिया था कि किसी को भी अंदर आने देना मुझे डरावना लगता है। लेकिन इन दिनों जब तुम मेरे साथ होती हो, मुझे वो डर थोड़ा कम महसूस होता है।
यह उसकी जुबान से निकला सबसे ईमानदार जवाब था। अनोखी का दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे भी यही लगता है। शायद हम दोनों टूटे हुए लोग हैं, लेकिन शायद टूटे हुए लोग ही एक दूसरे को सबसे अच्छे से समझ सकते हैं। वीर प्रताप ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो अनोखी ने उसके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी थी। उस पल हवा में कुछ बदल गया। दोनों की उंगलियां अनजाने में एक दूसरे को छू गई और दोनों ने उस स्पर्श को हटाया नहीं। अगले कुछ हफ्तों में उनके रिश्तों में गहराई आने लगी। वीर प्रताप अब अपने व्यापार की बातें भी अनोखी से साझे करने लगा था और अनोखी को महसूस हुआ कि उसके अंदर एक कोमल दिल छुपा हुआ है, जिसे सिर्फ धोखे के डर ने पत्थर बना दिया था। एक दिन अनोखी ने वीर प्रताप की मदद से मिल में मजदूरों के लिए एक स्कूल शुरू करने का सुझाव दिया ताकि उनके बच्चे पढ़ सके। वीर प्रताप को यह विचार बहुत पसंद आया और दोनों ने मिलकर उस पर काम करना शुरू किया। तुम्हारे अंदर एक अच्छा दिल है अनोखी। मुझे लगता है मेरी माँ को भी अब यह समझ आने लगा है। दिव्या यह सब दूर से देख रही थी और उसका गुस्सा और नफरत हर दिन बढ़ती जा रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी पहली चाल नाकाम हो चुकी है और अब उसे कुछ बड़ा करना होगा। एक रात उसने अपनी सहेली रीमा को फोन किया, जो शहर में एक बड़े अखबार में काम करती थी। रीमा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे वीर और अनोखी के रिश्ते को तोड़ना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी झूठ क्यों ना बोलना पड़े। रीमा ने पूछा, क्या प्लान है तुम्हारा? मुझे अनोखी के पुराने प्रेमी रोहन का पता चाहिए। मैंने सुना है वह अभी भी शहर में ही है। अगर मैं उसे वापस अनोखी की जिंदगी में ला सकूं, तो वीर का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। दिव्या की आवाज में एक ठंडी क्रूरता थी जो उसकी असली मंशा को साफ जाहिर कर रही थी। उसी हफ्ते हवेली में करवा चौथ का त्योहार आया। यह पहला मौका था जब अनोखी को वीर प्रताप के लिए व्रत रखना था। सुबह से ही उसका दिल अजीब सी बेचैनी और खुशी से भरा हुआ था। यशोदा देवी ने उसे लाल जोड़ा पहनाया, हाथों में मेहंदी रचाई और चूड़ियों की खनक से पूरा कमरा गूंज उठा। शाम को जब चांद निकलने का वक्त हुआ, अनोखी छत पर पहुंची, जहां पूरा परिवार इकट्ठा था। वीर प्रताप उसे देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। लाल जोड़े में दियों की रोशनी में अनोखी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। चांद निकला और अनोखी ने छलनी से पहले चांद को, फिर वीर प्रताप के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। वीर प्रताप ने खुद अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थी। तुमने मेरे लिए व्रत रखा। उसकी आवाज में एक अनकहा भाव था। मैंने अपनी मर्जी से रखा वीर प्रताप जी, क्योंकि अब मुझे एहसास होता है कि मैं सच में आपकी परवाह करने लगी हूँ, अनोखी ने शर्माते हुए कहा। वीर प्रताप ने धीरे से उसका हाथ थामा, सबकी नजरों से बचते हुए, और फुसफुसाया, मैं भी तुम्हें अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए चाहता हूँ अनोखी। पहले मुझे डर था कि दिल खोलूं तो फिर टूट जाएगा, लेकिन तुम्हारे साथ यह डर हर दिन कम होता जा रहा है। रात को जब दोनों कमरे में अकेले थे, दियों की मध्यम रोशनी में वीर प्रताप ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अनोखी, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन आज लगता है जैसे मैं कुछ बहुत कीमती पा लिया है, तुम्हें। अनोखी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और दोनों देर रात तक बिना कुछ कहे बस एक दूसरे की मौजूदगी का सुकून महसूस कर रहे थे। यह रिश्ता जो मजबूरी से शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे एक गहरी सच्ची मोहब्बत में बदल रहा था। लेकिन इस खूबसूरत पल की खुशबू ज्यादा देर तक टिकनी नहीं थी, क्योंकि हवेली की एक अंधेरी कोठरी में दिव्या की साजिशें अपना अगला कदम बढ़ाने को तैयार थी। रोहन को ढूंढना दिव्या के लिए मुश्किल नहीं था। पैसों की चमक दिखाकर उसने रोहन को आसानी से अपने जाल में फंसा लिया।
रोहन, जो अब तक अनोखी के पापा से मिले पैसे उड़ा चुका था और कर्ज में डूबा हुआ था, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। मुझे बस इतना करना है कि अनोखी से दोबारा संपर्क करूं, रोहन ने पूछा। हाँ, बस इतना ही। तुम्हें उसके सामने यह जताना है कि तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा है और तुम उससे माफी मांगना चाहते हो। बाकी काम मैं संभाल लूंगी, दिव्या ने चालाकी से जवाब दिया। कुछ दिनों बाद अनोखी को एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अनोखी, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुमसे मिलकर माफी मांगना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। रोहन। अनोखी का दिल एक पल के लिए ठहर गया। उसने मैसेज को कई बार पढ़ा। उसके अंदर गुस्सा, दर्द और उलझन का मिश्रण उठा। उसने मैसेज को इग्नोर करने का फैसला किया, लेकिन रोहन ने कई और मैसेज भेजे, हर बार और भी भावुक अंदाज में। आखिरकार अनोखी ने सोचा कि अगर वह एक बार मिलकर अपनी बात साफ कर दे तो शायद रोहन उसे परेशान करना बंद कर देगा। उसने बिना किसी को बताए एक कैफे में रोहन से मिलने का फैसला किया, यह सोचकर कि यह सिर्फ एक आखिरी बातचीत होगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि दिव्या ने पहले ही एक फोटोग्राफर को वहां भेज दिया था ताकि उनकी मुलाकात की तस्वीरें खींची जा सके। कैफे में रोहन ने बहुत नाटकीय अंदाज में माफी मांगी। अनोखी, मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैं जानता हूँ तुम अब शादीशुदा हो, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। अनोखी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। रोहन, जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हें माफ करती हूँ ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। लेकिन अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा मुझसे संपर्क ना करो। यह कहकर वह उठकर चली गई, बिना यह जाने कि उसकी हर बात, हर हरकत कैमरे में कैद हो चुकी थी। अगले दिन हवेली में हड़कंप मच गया। दिव्या ने चालाकी से वो तस्वीरें यशोदा देवी और वीर प्रताप के पिता के हाथों में पहुंचा दी, साथ में एक झूठी कहानी जोड़कर कि अनोखी अभी भी अपने पुराने प्रेमी से मिलती है। यह देखो भैया, दिव्या ने वीर प्रताप को तस्वीरें दिखाते हुए कहा। उसकी आवाज में झूठी हमदर्दी थी। मुझे बहुत दुख है कि मुझे आपको यह बताना पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगा आपको सच्चाई पता होनी चाहिए। वीर प्रताप ने तस्वीरें देखी। अनोखी और रोहन कैफे में साथ बैठे हुए, हंसते हुए, जो असल में सिर्फ एक अजीब सी बातचीत की मुस्कान थी। कैमरे में एंगल ने उसे गलत रूप दिया था। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। यह कब की तस्वीरें हैं? कल की भैया, मुझे अपने एक दोस्त से पता चला, दिव्या ने झूठ बोला। वीर प्रताप के अंदर पुराना जख्म फिर से हरा हो गया। रिया की याद, धोखे का डर, सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ा। उसने बिना अनोखी से पूछे ही यह मान लिया कि वह फिर से धोखा खा गया है। रात को जब अनोखी कमरे में पहुंची, वीर प्रताप की आंखों में वह ठंडापन फिर से लौट आया था जो शादी के पहले दिन था। तुम कल कहाँ गई थी? उसका सवाल सीधा और तीखा था। अनोखी का दिल धक से रह गया। मैं शहर गई थी, कुछ जरूरी काम था। किससे मिलने गई थी? वीर प्रताप ने तस्वीरें उसके सामने पटक दी। अनोखी की आंखें फैल गई। यह तो सिर्फ एक आखिरी बातचीत थी। रोहन ने मुझे माफी मांगने के लिए बुलाया था और मैंने सोचा कि इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूं, और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। वीर प्रताप की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। मुझे लगा था कि तुम बाकी सबसे अलग हो अनोखी, लेकिन तुम भी वैसी ही निकली जैसी रिया थी। वीर प्रताप जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने उससे साफ कह दिया था कि हमारे बीच कुछ नहीं है, कि वह दोबारा मुझसे संपर्क ना करे। मैं बस उस अध्याय को हमेशा के लिए बंद करना चाहती थी। लेकिन वीर प्रताप का दिल अब भरोसे के लिए तैयार नहीं था। मुझे कुछ समय चाहिए अनोखी।
मैं अभी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया, अनोखी को टूटे हुए दिल के साथ अकेला छोड़कर। दूर खड़ी दिव्या यह सब खिड़की से देख रही थी। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। अगले कई दिनों तक वीर प्रताप ने अनोखी से लगभग बात करना बंद कर दिया। वह उसी कमरे में सोता था, लेकिन बीच में एक अनकही दीवार खड़ी हो गई थी। अनोखी हर रोज उसे सच्चाई समझाने की कोशिश करती, लेकिन वीर प्रताप का दिल अब शक और पुराने दर्द से घिरा हुआ था। यशोदा देवी भी अब अनोखी के प्रति फिर से सख्त हो गई थी। बहू, हमें उम्मीद थी कि तुम इस घर की इज्जत बनाओगी, ना कि इसे मिट्टी में मिलाओगी। अपने पुराने प्रेमी से मिलना, वो भी शादी के बाद, यह हमारी परंपराओं के खिलाफ है। अनोखी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। मैं सिर्फ उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकालने गई थी। मुझे नहीं पता था कि कोई हमारी तस्वीरें खींच रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, सिवाय एक इंसान के, कावेरी, उसकी छोटी बहन, जो हवेली में मिलने आई हुई थी। दीदी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन कोई तो है जो जानबूझकर आपको बदनाम करना चाहता है। क्या आपको किसी पर शक है? अनोखी ने एक पल सोचा, फिर उसे दिव्या की वो बातचीत याद आई जो उसने बगीचे में सुनी थी। कावेरी, मुझे लगता है दिव्या इस सब के पीछे है। मैंने एक दिन उसे किसी से फोन पर बात करते सुना था, जिसमें वह वीर प्रताप के लिए अपनी मोहब्बत का जिक्र कर रही थी और मुझे यहाँ से भगाने की बात कर रही थी। तो आपने अब तक यह बात किसी को क्यों नहीं बताई? कावेरी ने हैरानी से पूछा। मेरे पास कोई सबूत नहीं था कावेरी। बिना सबूत के कौन मेरी बात मानता? कावेरी ने अपनी दीदी का हाथ थामा। अब हमें सबूत ढूंढना होगा। मैं आपकी मदद करूंगी। अगले कुछ दिनों में कावेरी और अनोखी ने मिलकर सच्चाई खोजने की कोशिश शुरू की। कावेरी ने रोहन से संपर्क करने की कोशिश की, यह जानते हुए कि वह पैसों का लालची है। उसने खुद को एक पत्रकार बताकर रोहन से बात की, जो एक एक्सक्लूसिव स्टोरी के लिए उससे बात करना चाहती थी। रोहन, जो अब तक दिव्या से मिले पैसे भी खत्म कर चुका था, आसानी से जाल में फंस गया। उसने कावेरी को बता दिया कि दिव्या नाम की एक लड़की ने उसे पैसे देकर अनोखी से दोबारा संपर्क करने को कहा था। कावेरी ने पूरी बातचीत को गुपचुप तरीके से रिकॉर्ड कर लिया। जब उसने यह रिकॉर्डिंग अनोखी को सुनाई, अनोखी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार राहत के आंसू थे। अब मेरे पास सबूत है कावेरी। अब मैं वीर प्रताप जी को सच्चाई बता सकती हूँ। लेकिन जब वह वीर प्रताप के पास पहुंची, उसका दिल एक बार फिर टूट गया। वीर प्रताप अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रहा था। आप कहाँ जा रहे हैं? अनोखी ने घबराते हुए पूछा। मुझे कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाना है, व्यापार के काम से। शायद यह दूरी हम दोनों के लिए अच्छी होगी। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। वीर प्रताप की आवाज में एक थकान थी, जैसे वह अंदर से टूट चुका हो। वीर प्रताप जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। मेरे पास सबूत है कि... लेकिन उसे बीच में रोकते हुए वीर प्रताप ने कहा, अनोखी, अभी नहीं। जब मैं वापस आऊंगा तब बात करेंगे। यह कहकर वह अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। अनोखी वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल टूटे हुए कांच की तरह बिखर गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। वीर प्रताप के जाने के बाद हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अनोखी दिन रात उसकी वापसी का इंतजार करती रही, लेकिन साथ ही उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह सबूत सिर्फ वीर प्रताप को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को दिखाएगी, ताकि सच्चाई हमेशा के लिए सामने आ जाए। एक शाम जब पूरा परिवार बैठक में इकट्ठा हुआ, अनोखी ने हिम्मत जुटाकर बात शुरू की। माँ जी, पिताजी, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। यशोदा देवी ने भवें चढ़ाई। क्या कहना है तुम्हें?
अनोखी ने अपना फोन निकाला और वो रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें रोहन साफ तौर पर कबूल कर रहा था कि दिव्या ने पैसे देकर उसे अनोखी से संपर्क करने को कहा था। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। दिव्या का चेहरा सफेद पड़ गया। यह झूठ है। यह रिकॉर्डिंग एडिट की गई है। नहीं दिव्या, यह सच है। मेरी बहन कावेरी ने खुद रोहन से बात करवाई। तुमने मुझे बदनाम करने के लिए यह पूरी साजिश रची ताकि वीर प्रताप जी का मुझसे भरोसा टूट जाए। लेकिन क्यों? देवेंद्र प्रताप सिंह, जो अब तक चुप बैठे थे, गुस्से से खड़े हो गए। दिव्या, सच बताओ, क्या यह सच है? दिव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे गुस्से और हताश के आंसू थे। हाँ, यह सच है। मैंने यह सब किया क्योंकि मैं वीर से प्यार करती हूँ। बचपन से जब मुझे पता चला कि उसकी शादी इस अनोखी से हो रही है तो मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा कि अगर मैं इनके बीच दरार डाल दूं तो शायद वीर मुझे अपना लेगा। यशोदा देवी को यह सुनकर गहरा सदमा लगा। दिव्या, तुम मेरे भाई की बेटी हो। तुमने ऐसी घिनौनी हरकत कैसे की? तुमने हमारे परिवार की, हमारे बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। मुझे माफ कर दीजिए बुआ जी, लेकिन प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। दिव्या की आवाज में अब पछतावा झलक रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। देवेंद्र प्रताप सिंह ने सख्त फैसला सुनाया। दिव्या, आज से तुम इस हवेली में नहीं रह सकती। तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा और आइंदा कभी इस परिवार को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश मत करना। दिव्या रोते हुए वहां से चली गई, अपनी सारी साजिशों के साथ बेनकाब होकर। अनोखी को अब सिर्फ एक ही चिंता थी, वीर प्रताप तक यह सच्चाई कैसे पहुंचाई जाए। उसने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। आखिरकार उसने तय किया कि वह खुद दिल्ली जाएगी। कावेरी की मदद से उसने वीर प्रताप के ऑफिस का पता निकाला और अगली ही सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गई। जब वह ऑफिस पहुंची, वीर प्रताप अपने केबिन में मीटिंग में व्यस्त था। उसे अनोखी को वहां देखकर हैरानी हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने अपनी मीटिंग खत्म करके पूछा। उसकी आवाज में अभी भी वही ठंडापन था। मैं आपको सच्चाई बताने आई हूँ वीर प्रताप जी, और इस बार आपको मेरी बात सुननी ही होगी, अनोखी ने दृढ़ता से कहा। उसने उसे पूरी रिकॉर्डिंग सुनाई, दिव्या के कबूलनामे की बात बताई और यह भी बताया कि कैसे उसके पिता ने दिव्या को हवेली से निकाल दिया। वीर प्रताप चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलता गया, गुस्से से लेकर शर्मिंदगी तक। मुझे माफ कर दो अनोखी, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन रिया के धोखे ने मेरे अंदर इतना डर भर दिया था कि मैं सोच भी नहीं पाया कि कोई मुझे इस तरह इस्तेमाल कर सकता है। अनोखी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं बल्कि राहत और उम्मीद के आंसू थे। वीर प्रताप जी, मैं समझती हूँ, भरोसा टूटने के बाद दोबारा भरोसा करना आसान नहीं होता, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं कभी आपका दिल नहीं तोड़ूंगी। वीर प्रताप ने आगे बढ़कर पहली बार उसे गले लगाया। मुझे माफ कर दो अनोखी, मैंने तुम्हें बिना सुने ही गलत समझ लिया। उस पल दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गई और एक नए भरोसे की नींव पड़ी। उस रात वीर प्रताप ने अपनी दिल्ली वाली मीटिंग एक दिन के लिए टाल दी। शहर की भाग दौड़ से दूर उसने अनोखी को एक खूबसूरत रूफ टॉप रेस्टोरेंट ले जाने का फैसला किया, जहां से पूरा शहर रोशनी में डूबा नजर आता था। आज हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए वक्त निकालेंगे। कोई हवेली नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई साजिश नहीं, बस तुम और मैं। वीर प्रताप ने मेज पर मोमबत्ती जलाते हुए कहा। अनोखी मुस्कुरा दी। यह तो बहुत खूबसूरत सोच है वीर प्रताप जी। अब से मुझे सिर्फ वीर बुलाओ। जी लगाकर तुम मुझे एक अजनबी जैसा महसूस कराती हो
और मैं अब तुम्हारे लिए अजनबी नहीं रहना चाहता। अनोखी की आंखों में शर्म और खुशी दोनों झलक उठे। ठीक है वीर। खाने के दौरान दोनों ने पहली बार बिना किसी डर, बिना किसी शक के अपनी अपनी जिंदगी की सारी बातें एक दूसरे को बताई। बचपन के किस्से, छोटी छोटी शरारतें, डर, सपने। वीर ने बताया कि कैसे बचपन में वह अपनी दादी के साथ बारिश में भीगा करता था, और अनोखी ने बताया कि कैसे वह अपनी माँ के साथ रात को तारे गिना करती थी। खाना खत्म होने के बाद दोनों रेस्टोरेंट की रेलिंग के पास खड़े होकर शहर की जगमगाती रोशनी देखने लगे। ठंडी हवा में अनोखी को हल्की सिहरन हुई तो वीर ने बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उसके कंधों पर डाल दी। वीर, एक बात कहूं? अनोखी ने धीरे से पूछा। कहो। जब मेरी शादी तय हुई थी मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीन ली गई है, लेकिन आज यहाँ तुम्हारे साथ खड़े होकर मुझे लगता है कि शायद किस्मत ने मुझसे कुछ छीना नहीं, बल्कि मुझे कुछ बहुत खास दिया है। वीर ने धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर किया। उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अनोखी, मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं तुम्हें हर दिन इतना प्यार दूंगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुमने मेरे टूटे हुए दिल को दोबारा जीना सिखाया है। दोनों की आंखें नम हो गई और शहर की रोशनी में, आसमान के तारों की गवाही में दो दिल आखिरकार पूरी तरह एक दूसरे के हो चुके थे। यह कोई फिल्मी पल नहीं था, बस दो इंसानों का जो दर्द से गुजर कर सच्चे भरोसे और मोहब्बत तक पहुँचे थे। एक दूसरे के करीब आने का सबसे ईमानदार पल। दिल्ली से हवेली वापस लौटते हुए वीर प्रताप और अनोखी के बीच का रिश्ता पूरी तरह बदल चुका था। अब उनके बीच कोई पर्दा नहीं था, कोई शक नहीं था, बस एक गहरी समझ और एक बढ़ता हुआ प्यार था। हवेली पहुंचने पर यशोदा देवी ने पहली बार अनोखी को गले लगाया। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बिना जाने समझे गलत समझा। तुमने इस परिवार के लिए जो किया उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी ऋणी रहूंगी। अनोखी की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? आप सब मेरा परिवार हैं और परिवार में गलतफहमियां होती रहती है, लेकिन जो चीज मायने रखती है वह है सच्चाई को अपनाने का साहस। देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी अपने बेटे की पीठ थपथपाई। बेटा, तुमने सही औरत चुनी है, इसे कभी मत खोना। अगले कुछ महीने अनोखी और वीर प्रताप की जिंदगी में सबसे खूबसूरत समय साबित हुए। वे दोनों मिलकर मजदूरों के बच्चों के लिए बनाए गए स्कूल को आगे बढ़ाते रहे, जो अब एक बड़ा सामाजिक प्रोजेक्ट बन चुका था। वीर प्रताप अब अनोखी की हर बात में दिलचस्पी लेता, उसकी राय को अहमियत देता और धीरे धीरे उसका पत्थर जैसा दिल पूरी तरह पिघल चुका था। एक शाम हवेली की छत पर, वही जहां उन्होंने पहली बार अपने दिल की बात एक दूसरे से कही थी, वीर प्रताप ने अनोखी का हाथ थामा। अनोखी, जब हमारी शादी हुई थी तब मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक समझौता है, एक कर्तव्य है, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ अनोखी, सच्ची गहरी मोहब्बत। अनोखी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ वीर, और मुझे आज एहसास होता है कि जो प्यार हमने रोहन और रिया में ढूंढा था वह सिर्फ एक भ्रम था। असली मोहब्बत वह है जो धैर्य से, समझ से और एक दूसरे पर भरोसा करने से बनती है। उस रात हवेली की वो छत गवाही बनी एक ऐसी मोहब्बत की जो नफरत और गलतफहमी की राख से निकलकर एक मजबूत, सच्चे रिश्ते में बदल चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद अनोखी के मायके से खबर आई कि उसके पापा राजेश्वर सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वह फौरन अपने मायके पहुंची। वीर प्रताप भी उसके साथ था। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि राजेश्वर सिंह को दिल की गंभीर बीमारी है और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। यह खबर सुनकर अनोखी का दिल टूट गया। वह अपने पापा के बिस्तर के पास बैठ गई, उनका हाथ अपने हाथों में थामे हुए। पापा, आप
ठीक हो जाएंगे, आपको ठीक होना ही होगा। राजेश्वर सिंह ने कमजोर मुस्कान के साथ अपनी बेटी की ओर देखा। बेटा, मुझे खुशी है कि जाने से पहले मैंने तुम्हें खुश देख लिया। मुझे पता है मैंने तुम्हारी जिंदगी का फैसला जबरदस्ती लिया था, बिना तुमसे पूछे। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से जीने दिया तो तुम फिर से किसी गलत इंसान के चक्कर में पड़ जाओगी। शायद मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरी नीयत हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए थी। अनोखी की आंखों से आंसू बह निकले। पापा, आपने जो किया अब मुझे समझ आता है कि वह प्यार से किया था और आज मैं वाकई खुश हूँ। वीर प्रताप जी ने मुझे वह सब कुछ दिया है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सम्मान, समझ और सच्चा प्यार। राजेश्वर सिंह ने वीर प्रताप की ओर देखा जो चुपचाप बगल में खड़ा था। बेटा, मेरी बेटी का ख्याल रखना, वह मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। वीर प्रताप ने भावुक होकर सिर झुकाया। पापा जी, मैं वादा करता हूँ मैं अनोखी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वह मेरी जिंदगी का हिस्सा है और हमेशा रहेगी। राजेश्वर सिंह की तबीयत कुछ दिनों तक स्थिर रही और परिवार को उम्मीद बंधी कि शायद वे ठीक हो जाएंगे। अनोखी हर दिन उसके पास बैठती, उन्हें अपनी और वीर प्रताप की नई शुरू हुई जिंदगी की कहानियां सुनाती। राजेश्वर सिंह की आंखों में हर बार एक संतोष झलकता, लेकिन एक रात जब सर्दी की हवा हवेली की खिड़कियों से टकरा रही थी, राजेश्वर सिंह ने आखिरी सांस ली, शांति से, अपनी बेटी का हाथ थामे हुए, यह जानते हुए कि अब वह सुरक्षित हाथों में है। अनोखी का दुख असीम था। उसने अपने पापा को हमेशा एक सख्त नियम कायदों वाला इंसान समझा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उनकी हर शक्ति के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक बाप का असीम प्यार था। एक ऐसा प्यार जो कभी कभी गलत तरीकों से जाहिर होता है, लेकिन नीयत हमेशा साफ रहती है। 13वीं के बाद जब अनोखी हवेली वापस लौटी, उसका दिल भारी था, लेकिन साथ ही एक नई समझ भी उसके अंदर पनप चुकी थी। वीर प्रताप ने उसका हाथ थामा और उसे बगीचे में ले गया, जहां शाम का सूरज डूब रहा था। अनोखी, मुझे पता है यह दुख कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पापा ने जाने से पहले जो देखा वह एक ऐसी बेटी थी जो सच में खुश थी, सुरक्षित थी और प्यार में थी। यही उनकी सबसे बड़ी संतुष्टि थी। अनोखी ने अपने पति के कंधे पर सिर रखा। वीर प्रताप जी, इस पूरे सफर में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा कि जिस मोहब्बत को हम जवानी के जोश में सच्चा समझ बैठते हैं, वह अक्सर सिर्फ एक भ्रम होता है, और जिसे हम मजबूरी समझकर अपनाते हैं, वही कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सच्चा रिश्ता बन जाता है। और मैंने सीखा, वीर प्रताप ने आगे कहा, कि भरोसा तोड़ने वाला एक इंसान पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अगर मैं रिया के धोखे की वजह से हमेशा के लिए दिल बंद कर लेता, तो मैं कभी तुम्हें, तुम्हारी सच्चाई को, तुम्हारे प्यार को पहचान ही नहीं पाता। दोनों वहीं बगीचे में खड़े रहे, डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में दो टूटे हुए दिल जो अब एक दूसरे के सहारे से पूरे हो चुके थे। 1 साल बाद हवेली में अब रौनक थी। अनोखी और वीर प्रताप द्वारा शुरू किया गया स्कूल अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था, जहां सैकड़ों गरीब बच्चे मुफ्त शिक्षा पा रहे थे। यशोदा देवी अब अनोखी को अपनी सगी बेटी से कम नहीं मानती थी। दिव्या ने भी अपनी गलती का एहसास होने के बाद माफी मांगी थी और परिवार ने बड़े दिल से उसे माफ कर दिया था। हालांकि विश्वास दोबारा कमाने में उसे वक्त लगा। अनोखी अक्सर अपने पापा की तस्वीर के सामने बैठकर उनसे बातें करती। पापा, मुझे पता है आपने जो किया
वह मेरी भलाई के लिए ही था। आज मैं वाकई खुश हूँ। काश आप यह सब और लंबे समय तक देख पाते। उनकी आंखों में हल्के आंसू आ जाते, लेकिन होठों पर एक शांत मुस्कान भी होती, क्योंकि उसे पता था कि उसके पापा की आत्मा को अब चैन मिल चुका है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, मोहब्बत जल्दबाजी के लिए किए गए भावुक फैसले से नहीं, बल्कि धैर्य, सच्चाई और आपसी समझ में पनपती है। जो रिश्ते मजबूरी में शुरू होते हैं, वे भी सच्चे भरोसे और ईमानदारी से सबसे मजबूत बन सकते हैं। और परिवार का प्यार, चाहे वह कितना भी सख्त या गलत तरीके से जाहिर हो, अक्सर हमारी भलाई की गहरी चाहत से ही निकलता है। असली रिश्ते वे नहीं होते जो आसानी से मिल जाते हैं, बल्कि वे होते हैं जिन्हें हम धैर्य, समझ और सच्चाई से सींच कर मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।